चित्रा कुछ घबराते हुए कहती है, ये निशान तो वही है। इस निशान को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या, इसे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, वरना इससे मुझे वो बख्शानर। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। चित्रा उस निशान को देखते हुए गुस्से के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं इस निशान को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, मिटा दूंगी इसे। मैं नहीं चाहती कि वो बख्शानर। इतना कहकर चित्रा तुरंत ताबूत के नजदीक जाती है, अपने हाथ ताबूत पर रखती है। उसके 3 लंबे नुकीले पैने नाखून जो कि बचे हुए थे, उनसे चित्रा उस निशान को खरोचने लग जाती है, उस निशान को मिटाने लग जाती है। जैसे ही चित्रा उस ताबूत पर खरोचना शुरू करती है, उस जगह में से चिंगारी निकलने लग जाती है। चित्रा गुस्से के साथ उस निशान को खरोचते रहती है। जब युग चित्रा को वो 5वां निशान ताबूत पर से मिटाते हुए देखता है तो उसे याद आता है कि जब उसे ताबूत मिला था तो उसे भी यही लगा था कि किसी ने ताबूत पर से 5वां निशान जानबूझकर मिटाया था, पर उसे ये नहीं पता था कि ताबूत पर से वो निशान मिटाया किसने था। युग मन में सोचने लग जाता है, अब मेरी समझ में आ रहा है कि ताबूत पर से जिसने वो 5वां निशान मिटाया था वो कोई और नहीं बल्कि माँ ही थी। पर माँ ये निशान मिटा क्यों रही है? आखिर ऐसा क्या है इस 5वें निशान में? इसका मतलब क्या है? युग फिर से आंसू की बूंद के अंदर देखने लग जाता है और देखता है कि चित्रा गुस्से के साथ उस निशान को ताबूत पर से मिटाने में लगी हुई थी। जहां एक तरफ चित्रा उस निशान को मिटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में मौजूद काले साए को उस चीज का एहसास होने लग जाता है कि कोई ताबूत के साथ कुछ कर रहा है। उसे एहसास होता भी कैसे नहीं? आखिर वो ताबूत उसी के धुएं और शक्ति स्रोत बॉट फ्लाई से जो बना हुआ था। काले साए के अंदर एक तड़प मचने लग जाती है, उसका जी मचलने लग जाता है। काला साए गुस्से के साथ खुद से कहता है, कोई मेरे ताबूत के साथ कुछ कर रहा है, पर वो कौन है? किसकी इतनी मजाल हुई जो मेरे ताबूत को छुए? अगले पल काला साया अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब काला साया अपनी आंखें खोलता है तो उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। काला साया कहता है, मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या हो गया है मेरी शक्ति को? मैं पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरे ताबूत के पास कौन है? कौन है वो जो मेरे खिलाफ जा रहा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मसल कर रख दूंगा। इतना कहकर काला साया ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाता है। जैसे ही लूसी की नजर काले साए पर पड़ती है, वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। जब काला साया ग्रेवयार्ड कोठी की सीमा के बाहर अपना कदम रखता है, उसे एक करंट का झटका सा लगता है और वो धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर जाता है। काला साया गुस्से से भनकते हुए कहता है, वहां आखिर क्या था? मुझे ये झटका क्यों लगा? इतना कहकर काला साया फिर से खड़ा होता है और आगे बढ़ने लग जाता है, पर जैसे ही वो चित्रा के द्वारा बनाए हुए चक्र के पार जाने की कोशिश करता है, उसे फिर झटका लगता है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। काला साया समझ जाता है कि वहां पर कुछ तो था, ऐसा कुछ जो उसे आम नजरों से दिखाई नहीं दे रहा था। काला साया खड़ा होता है और उस पूरी जगह को गौर से देखने लग जाता है, पर उसे तब भी कुछ नजर नहीं आता है। उसे सब चीजें नॉर्मली लग रही थी। काला साया उस पूरी जगह को देखते हुए मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़कर खत्म करता है, ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ चित्रा ने जो चक्र बनाया था, वो चक्र दीवार का रूप ले लेता है। वो दीवार हरी रोशनी में चमकने लग गई थी। काला साया उस हरी रोशनी से बनी हुई दीवार के आर पार आसानी से देख पा रहा था। वो हरी रोशनी से बनी हुई दीवार 7 हिस्सों में बटी हुई थी। जब काला साया उस हरी रोशनी से भरी हुई दीवार को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पहले तो वो बस उस दीवार को एकटक देखते ही रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। पर जब काला साया उस हरी दीवार को 7 हिस्सों में बटा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो सप्तम चक्र था, जिसमें से एक चक्र इस वक्त उसके सामने था। काला साया उस दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये तो सप्तम चक्र है, इसे किसने बना दिया? काला साया उस चक्र को बड़े गौर से देखते हुए कहता है, ये सप्तम चक्र तो डायन ही बना सकती है, पर इसे किस डायन ने बना दिया? वो भी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जहां पर मैं रहता हूँ। कौन सी ऐसी डायन आ गई जो मेरा रास्ता रोकना चाहती है? काला साया सोचने लग जाता है कि कौन उसके खिलाफ जा सकता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और अगली पल वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, कहीं वो डायन वो भगौड़ी चित्रा तो नहीं? काला साया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, वो डायन वो भगौड़ी चित्रा ही होगी। वो डायन बनकर लौट आई है। अच्छा हुआ वो लौट आई, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे क्या लगता है कि ये सप्तम चक्र बनाकर वो मुझे रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। वो जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं भक्षानर हूँ,
जिसे यक्षिणी तक खत्म नहीं कर पाई थी, वो मुझे क्या रोकेगी। अगले पल काला सा एकटक नजर से उस हरी दीवार को देखने लग जाता है। वो अपने दोनों हाथ उस दीवार की तरफ करता है और देखते ही देखते उसके हाथ में से धुआं और कई सारे बर्ड फ्लाई एक साथ निकलने लग जाते हैं, जो सीधे जाकर दीवार से टकराने लग जाते हैं। इस तरफ पंचम गांव में चित्रा ने ताबूत पर बना 5वां निशान मिटा दिया था और वो 4था निशान मिटाने के लिए उस तरफ अपने हाथ बढ़ाने लग गई थी। पर उसी वक्त उसे भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके बनाए सप्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन हो सकता है जो उसके सप्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। चित्रा अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मुझे बताओ लूसी, वो भक्षानर क्या कर रहा है? कहाँ पर है इस वक्त वो? जैसे ही चित्रा खुद से ये बात करती है, उसे वो सब दिखने लग जाता है जो इस वक्त लूसी देख रही थी। लूसी झाड़ियों के पीछे ही छुपी हुई थी और भक्षानर को सप्तम चक्र को तोड़ते हुए देख रही थी। चित्रा को भी यही पूरा दृश्य दिखने लग जाता है। चित्रा खुद से कहती है, मुझे लगा ही था कि जरूर ये भक्षानर ही होगा जो मेरा बनाया हुआ सप्तम चक्र तोड़ रहा है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि इसे इतनी जल्दी मेरे बनाए हुए चक्र के बारे में पता चल जाएगा। इसे क्या लगता है कि मेरे बनाए हुए सप्तम चक्र को आसानी से तोड़ देगा? मैं भी देखती हूँ कैसे तोड़ पाता है ये मेरे चक्र को। ये जानता नहीं, ये चक्र नहीं महाचक्र है। इसने तो मुझे चक्रव्यूह में फंसाया था, पर मैंने इसे सप्तम चक्र में फंसाया है। वो सप्तम चक्र जिसकी 7 परतें हैं, इतनी आसानी से ये इन परतों को नहीं तोड़ पाएगा। इस तरफ काले साये ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस सप्तम चक्र को तोड़ने में। उस हरी दीवार के अंदर छेद होने लग गया था। वो बर्ड फ्लाई जो मांस खाते हैं, वो उस हरी रोशनी से बनी दीवार को खाने लग गए थे, उसकी रोशनी को कम करने लग गए थे। देखते ही देखते वो हरी दीवार के अंदर काले काले छेद बढ़ने लग गए थे, जैसे भक्षानर का काला धुआं उस दीवार के अंदर समा रहा हो। चित्रा घबराने लग गई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके जरिए बनाया हुआ ये पहला चक्र कमजोर पड़ने लग गया था। कुछ ही पल में वो हरी दीवार पूरी तरह काली पड़ जाती है। जैसे ही वो दीवार पूरी तरह काली होती है, वो धड़ाम से टूट जाती है। जैसे ही वो टूटती है, चित्रा का काला बाल जमीन के थोड़े अंदर घुसता है और एक कांटेदार बेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही वो बेल था जो बाद में युग को बांस की खेती करते वक्त दिखाई दी थी, जिसे युग वहां से हटा नहीं पाया था। भक्षानर ने पहला चक्र तो तोड़ दिया था, पर उसकी ताकत कुछ कम हो गई थी और वो खुद में कमजोरी महसूस करने लग गया था। उसका शरीर जो कि धुएं से बना हुआ था, वो पहले से पतला हो गया था, पर जोश में होने के कारण वो सब कुछ भूल गया था। भक्षानर पहला चक्र तोड़ने के बाद अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए कहता है, कहा था ना मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। जब यक्षिणी नहीं टिक पाई तो ये चक्र क्या चीज है? भक्षानर अपना एक कदम अपने आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे पता है चित्रा, इस वक्त तू पंचम गांव के अंदर ही है, अनुराग के ताबूत के पास। तू वहीं पर रुक, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आज मैं तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज तेरी कहानी का दी एंड होने वाला है। इतना कहकर भक्षानर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। उसके आगे बढ़ते ही लूसी भी छुपते हुए उसके पीछे जाने लग जाती है, ताकि चित्रा देख सके कि वहां पर क्या चल रहा था। इस तरफ पंचम गांव में चित्रा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी घबराहट धीरे धीरे डर का रूप लेने लग गई थी। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये क्या? इस भक्षानर ने तो पहला चक्र तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? वो इतनी आसानी से मेरा बनाया हुआ चक्र कैसे तोड़ सकता है? अगर वो सारे चक्र तोड़कर मेरे पास पहुंच गया तो मैं क्या करूंगी? कैसे सामना करूंगी उसका? चित्रा डरने लग जाती है। डर के कारण उसका बदन पसीने से भीगने लग जाता है। चित्रा डर ही रही थी कि तभी उसके अंतर मन से एक आवाज आती है, ये तो क्या कर रही है चित्रा? भूल मत, तू अब एक आम औरत नहीं है जो डरती रहे। तू एक डायन है और डायने डरती नहीं है बल्कि डराती है। अभी तो उस भक्षानर ने बस एक चक्र तोड़ा है, भूल मत 6 चक्र और बचे हुए हैं। अपने बनाए हुए चक्र पर भरोसा रख, वो भक्षानर कभी तेरे पास नहीं पहुंच पाएगा। अपने अंतर्मन की बातें सुनकर चित्रा का डर मिटने लग जाता है। वो विश्वास से भर उठती है और एक नए हौसले के साथ बोल पड़ती है, अगर वो भक्षानर मेरे पास आ भी जाए तो मैं उससे डरती नहीं। मैं दिखा दूंगी कि मैं भी एक डायन की वंशज हूँ। इतना कहकर चित्रा फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। चित्रा आंखें बंद करके मन ही मन मंत्रों का जाप करने लग जाती है, ताकि अपने बनाए हुए चक्र को शक्तियां दे सके, उन्हें और मजबूत कर सके। इस तरफ भक्षानर पंचम गांव पहुंचने से पहले ही बंगला मुड़ा गांव की सीमा के अंदर ही रुक जाता है, क्योंकि चित्रा ने वहीं पर दूसरा चक्र बनाया हुआ था। भक्षानर को उस दूसरे चक्र के पास भी वैसी ही हरी रोशनी से बनी हुई दीवार नजर आने लग जाती है, जो ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर नजर आई थी।
भक्षानर अपनी पूरी ताकत के साथ उस दूसरे चक्र को भी उसी तरह तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है जिस तरह उसने पहला चक्र तोड़ा था। पर इस बार चित्रा उस दूसरे चक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए मंत्रों का जाप कर रही थी, जिस कारण भक्षानर को उस दीवार को तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इस बार बस वो दूसरा चक्र कमजोर नहीं पड़ रहा था, बल्कि भक्षानर भी कमजोर पड़ने लग गया था। उसका शरीर जिस धुएं से बना हुआ था, वो धुआं उसके शरीर में से कम होते जा रहा था, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उसकी ताकत कम होने लग गई थी। उसको धुएं से बने शरीर का आकार बदलने लग गया था। जहाँ काले साए का शरीर हट्टा कट्टा था, वो पतले दुबले शरीर में बदल जाता है। पर वो काला साया तब भी नहीं रुकता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस दीवार को तोड़ने में लगा रहता है और देखते ही देखते वो उस दूसरे चक्र को भी तोड़ देता है। जैसे ही काला साया उस दूसरे चक्र को तोड़ता है, वो हंसने लग जाता है। काला साया गुस्से के साथ खुद से कहता है, मैं आ रहा हूँ चित्रा, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, तेरे बनाए सप्तम चक्र को तोड़कर। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरे चक्र को तोड़ने के बाद तुझे भी तोड़ कर रख दूंगा मैं। इतना कहकर काला साया फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। दूसरा चक्र टूटने के बाद चित्रा घबरा तो जाती है, पर इस बार वो डरती नहीं है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसका दूसरा चक्र टूटा तो इस बार कहीं ना कहीं वो काला साया भी जरूर कमजोर हुआ था। चित्रा आक्रोश के साथ खुद से कहती है, पहले मेरे सप्तम चक्र को तो तोड़कर दिखा भक्षानर, फिर मेरे पास आना। काला साया तीसरे चक्र के पास भी पहुंच जाता है, जो कहीं और नहीं बल्कि पंचिम गांव की सीमा के बाहर बना हुआ था। भक्षानर उस चक्र को भी तोड़ने लग जाता है। उसके हाथ से फिर धुआं और बॉटफ्लाई निकलते हैं और हरी रोशनी से बनी दीवार में जाकर टकराने लग जाते हैं। पर इस पर धुएं और बॉटफ्लाई की तादाद कम हो चुकी थी, वो कुछ ही बचे थे। चित्रा ने भी इस तरफ चक्र को और मजबूत करने के लिए फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। काला साया अपनी ताकत के साथ उस दीवार को तोड़ने में लगा ही हुआ था कि तभी उसके हाथ में से जो धुआं और बॉटफ्लाई निकल रहे थे, वो निकलने बंद हो जाते हैं। ये देखकर वो काला साया हैरान रह जाता है। काला साया परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये मेरी शक्तियों को क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रही है। काला साया फिर अपने हाथ में से धुआं और बॉटफ्लाई निकालने की कोशिश करता है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता है। जब कई कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो काला साया खुद उस दीवार के पास जाता है और अपनी मुक्की मारकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। काला साया बहुत कोशिश करता है, पर इस बार वो उस तीसरे चक्र को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, बल्कि खुद कमजोर होने लग गया था कि उसका शरीर जो धुएं से बना हुआ था, वो मिटने लग गया था। उसके शरीर का आकार धुएं में टूटने लग गया था। वो समझ गया था कि अगर इसी तरह वो अपनी शक्ति का उपयोग करते रहता तो वो मिट जाएगा। काला साया हार मान लेता है और दीवार को तोड़ने की कोशिश बंद कर देता है। काला साया उस दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, मुझे पता है चित्रा, तू मुझे देख रही है। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊंगा अपनी शक्तियां बढ़ाकर। मैं कुछ ही दिनों में अपनी शक्तियां वापस पालूंगा और तेरे इन सप्तम चक्र को तोड़ कर रख दूंगा। जिस वक्त ये सप्तम चक्र टूटेगा तो समझ लेना तेरा अंत भी आ चुका है। फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। जिस वक्त ये सप्तम चक्र टूटेगा तो समझ लेना तेरा अंत भी आ चुका है। फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। काला साया गुस्से के साथ उस दीवार को एकटक देखते रहता है और जब उसे एहसास होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता तो वहां से जाने लग जाता है। इस तरफ पंचिम गांव के अंदर चित्रा मुस्कुराए जा रही थी, खुद अपनी जीत का जश्न मना रही थी। चित्रा को पहली बार अपने डायन होने पर अभिमान होने लग गया था, वरना आज तक बस उसने जिल्लत ही झेली थी। हमेशा कुछ ना कुछ खोया था, पहले अपने माता पिता को और फिर अपने पति बेटे को, सिर्फ और सिर्फ डायन होने की वजह से। चित्रा मुस्कुराहट के साथ खुद से बात करते हुए कहती है, मैंने डायन बनकर एकदम सही फैसला लिया है। आखिरकार इतने महीनों की मेहनत करने के बाद मैंने उस भक्षानर को एक छोटी सी जगह में सिमट कर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो कभी सप्तम चक्र को तोड़ नहीं पाएगा, और अगर उसने तोड़ने की कोशिश भी करी तो वो आज जान ही गया होगा कि उसका हश्र क्या होगा। अभी तो उसका शरीर बस वापस धुएं में बदला है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो धुआं ही नहीं बचेगा
और वो अपना शरीर कभी नहीं बना पाएगा। देखते ही देखते आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होने लग जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद उसे चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। युग कुछ सोचता उससे पहले ही चित्रा युग से बोल पड़ती है, युग बेटा, जब मैं अपने नाखूनों की आहुति दे रही थी तब यही सोच रही थी, क्या सप्तम चक्र बनाने के लिए अपने नाखूनों की आहुति देकर मैं सही कर रही हूँ? पर वो भक्षानर जब उस सप्तम चक्र को तोड़ नहीं पाया तब मैं जान गई थी कि कोई भी आहुति कभी भी खाली नहीं जाती, उसका असर जरूर होता है। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, उस रात भक्षानर का अंश बस 2 ही चक्र तोड़ पाया था, पर मैं जानती थी कि वो जल्द ही अपनी शक्तियां वापस से हासिल करने के बाद बाकी के बचे चक्र को तोड़ने के लिए भी जरूर आएगा, इसलिए मैं भी तैयारी में लग गई थी और शक्तियां हासिल करने के लिए अनुराग के ताबूत के पास ही बैठकर साधनाएं करने लग गई थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, उस भक्षानर के अंश को एक दिन भी नहीं लगा था वापस से अपनी शक्तियां हासिल करके धुएं वाला शरीर बनाने में। मुझे तो लगा था कि इस बार जब वो आएगा तो फिर तीसरे और चौथे चक्र को भी तोड़ देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर वो भक्षानर का अंश कभी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही नहीं निकल पाया। वो 3 धर्मगुरु जिन्हें तुम्हारे बड़े पापा दिलीप ने बुलाया था, उन 3 धर्मगुरुओं ने मिलकर वो कर दिखाया जो ना ही मैं कर पाई ना ही यक्षिणी। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। चित्रा जैसे ही चुप होती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग समझ जाता है कि वो फिर से चित्रा की किसी याद में जाने वाला था। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट होती है तो युग देखता है कि रात का वक्त था। लूसी ग्रेवयार्ड कोठी के साइड में जो पेड़ थे उस पर चढ़कर बैठी हुई थी ताकि काले साए पर नजर रख सके। उसे चित्रा ने ही काले साए पर फिर से नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि चित्रा काले साए की पल पल की खबर चाहती थी, जानना चाहती थी कि वो कब क्या कर रहा है, कौन सी शैतानी साजिश की नई तैयारी कर रहा है। इस वक्त काला साया रूम नंबर 666 के अंदर ही ध्यान लगाकर बैठा हुआ था, जैसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो भी कोई साधना कर रहा हो। अगले ही पल काला साया अपनी आंखें खोल लेता है और ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बदन को देखने लग जाता है। अपने हाथ पैर सीने को छूकर देखने लग जाता है। काला साया अपने बदन को देखते हुए खुद से कहता है, मेरा बदन आखिरकार वापस से आकार में आ ही गया, और सिर्फ आकार में ही नहीं आया बल्कि मुझे मेरी शक्तियां भी वापस मिल गई हैं। उस चित्रा को क्या लगता था कि मुझे सिर्फ इंसानों के मांस और खून पीने बॉटफ्लाई से शक्तियां मिलती है, यही मेरे शक्ति स्रोत है? नहीं चित्रा, मेरा सबसे अहम शक्ति स्रोत तो ये है, ग्रेवयार्ड कोठी। इसी से मुझे शक्तियां मिलती हैं। यहीं पर रहकर मैं और जल्दी ठीक होता हूँ। लूसी जो भी देख और सुन रही थी वही सब इस वक्त ताबूत के पास मौजूद चित्रा को भी सुनाई दिखाई दे रहा था। काला साया खुद से कहता है, मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। मैं आ रहा हूँ चित्रा, अब मैं सप्तम चक्र तोड़कर सीधे तेरे पास ही आऊंगा, तुझे तोड़ कर रखने के लिए। 2 चक्र तो मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ, आज मैं बाकी के चक्र को भी तोड़ कर रख दूंगा। इतना कहकर काला साया अपनी जगह पर से उठता है और ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर जाने लग जाता है। काला साया ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है। इस तरफ चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, भक्षानर तू रुक क्यों गया? डर गया क्या? आजा भक्षानर, मेरे पास आ। अगर तू तैयार है मेरे बनाए चक्रों को तोड़ने के लिए तो मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ तुझे रोकने के लिए। इस तरफ भक्षानर ग्रेवयार्ड कोठी की दहलीज के अंदर ही खड़ा हुआ था। उसने ग्रेवयार्ड कोठी की दहलीज पार नहीं की थी। काला साया बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कौन है जो ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं? इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, ये कोठी नहीं अपनी मौत के पास आ रहे हैं। काले साये को किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसी आहट को सुनकर वो वहां पर रुक गया था, बाहर नहीं गया था। ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही लूसी खड़ी हुई थी और लूसी देखती है कि काले साये को जिन कदमों की आहट सुनाई दे रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि 3 धर्मगुरुओं की थी। हिंदू धर्मगुरु ने भगवा रंग की धोती पहनी हुई थी और जनेऊ धारण कर रखा था। साथ में उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला भी थी। मुस्लिम धर्मगुरु ने सफेद कुर्ता और हरी लुंगी लपेटी हुई थी। साथ में उनके हाथ में भी एक हरे मोतियों की माला थी। ईसाई धर्मगुरु ने सफेद कुर्ता पहनकर रखा हुआ था जो उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक ढके हुए था। उनके हाथ में एक चांदी की चेन थी जिसमें क्रॉस लगा हुआ था। उन तीनों धर्मगुरुओं में खास बात ये थी कि उन तीनों ने ही अपने कंधे पर एक पोटली टांगी हुई थी जिसके अंदर उनका सामान रखा हुआ था। उन तीनों धर्मगुरुओं के साथ ही दिलीप और बल्लू काका भी चल रहे थे। वे पांचों लोग अभी ग्रेवयार्ड कोठी तक पहुंचे ही थे कि तभी तीनों धर्मगुरु वहीं पर रुक जाते हैं।
अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। दिलीप तुरंत पूछ पड़ता है, क्या हुआ गुरुवर, आप तीनों रुक क्यों गए? हिंदू धर्म गुरु कहते हैं, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया दिलीप, तुम जा सकते हो। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, पर गुरुवर मैं आप तीनों को यहाँ। दिलीप अपनी बात पूरी करता उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु बोल पड़ते हैं, हाँ दिलीप, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, तुम जाओ, हमारी फिक्र मत करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। दिलीप घबराते हुए कहता है, अब आप तीनों ही मेरा आखिरी सहारा है गुरुवर, आपको नहीं पता उस यक्षिणी ने गांव में कितना कोहराम मचा हुआ है। वो डायन हर अमावस्या पूर्णिमा की रात गांव के एक मर्द को खा जाती है। ईसाई धर्मगुरु कहते हैं, गॉड ने हमें सब बता दिया दिलीप, यक्षिणी को कैद करने का तरीका भी, तुम उसकी चिंता मत करो, अब सब गॉड पर छोड़ दो, गॉड कभी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। दिलीप कुछ कहने वाला था कि उससे पहले हिंदू धर्मगुरु बोल पड़ते हैं, सुबह की पहली किरण के साथ ही वो यक्षिणी यहाँ इसी ग्रेवयार्ड कोठी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, पर याद रखना, एक बार कैद करने के बाद तुम फिर कभी ग्रेवयार्ड कोठी को मत खोलना। दिलीप हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कभी नहीं खोलूंगा गुरुवर, बस आप एक बार उस यक्षिणी को कैद कर दीजिए। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं, अब तुम जाओ दिलीप, वक्त निकलते जा रहा है, उस यक्षिणी को कैद करने के बाद हम तुम्हें यहीं पर मिलेंगे, ग्रेवयार्ड कोठी में ताला लगाकर। बल्लू डरते हुए कहता है, हाँ मालिक चलिए, इस ग्रेवयार्ड कोठी के पास रुकना अपने आप को मनहूसियत से भरना है, चलिए मालिक। दिलीप हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तू सही कह रहा है बल्लू, हम निकलते हैं, अब सुबह ही यहाँ पर आएंगे जब वो यक्षिणी कैद हो चुकी होगी। अगले ही पल दिलीप और बल्लू वहां से चले जाते हैं और वो तीनों धर्मगुरु ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ फिर से अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर उस काले साये ने अपनी शक्ति से उन पांचों के बीच की सारी बात सुन ली थी। काला साया खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, इस डायन चित्रा की वजह से मैं तो भूल ही गया था कि ये दिलीप 3 धर्मगुरुओं को भेजने वाला है। आखिर इनकी वजह से तो मुझे अनुराग का शरीर वहाँ पंचिम गांव में छुपाना पड़ा, और अब उस अनुराग के शरीर पर वो डायन चित्रा कब्जा करके बैठ गई है। पहले इन 3 धर्मगुरुओं से निपटता हूँ, उसके बाद उस चित्रा से निपटूंगा। काला साया मुस्कुराते हुए कहता है, ये तीनों मूर्ख धर्मगुरु यक्षिणी को कैद करने के लिए आ रहे हैं, पर इन्हें क्या पता यक्षिणी तो इतना कहकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है और अगले ही पल वहां से ओझल होने लग जाता है। इस तरफ वो तीनों धर्मगुरु ग्रेवयार्ड कोठी की दहलीज के बाहर ही खड़े हुए थे और बड़े गौर से ग्रेवयार्ड कोठी को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेवयार्ड कोठी को बाहर से देखने से ही उन तीनों को कुछ महसूस हो रहा हो, जिस कारण वो तीनों दरवाजे पर ही रुक गए थे। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं, वो यही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हिंदू धर्मगुरु कहते हैं, मुझे भी यहाँ पर नकारात्मक शक्ति महसूस हो रही है। ईसाई धर्मगुरु कहते हैं, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ। वो तीनों धर्मगुरु एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही पल एक साथ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो तीनों ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें और ज्यादा नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लग जाता है। उन तीनों ने अपने हाथ में जो मालाएं पकड़ी हुई थी, उसमें हलचल होने लग जाती है, वो तेजी के साथ हिलने लग जाती है। ये देखकर वो तीनों धर्मगुरु हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा नकारात्मक शक्ति का एहसास उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उन तीनों की मालाएं तकरीबन 10 सेकंड तक हिलती रहती है, फिर उसमें हलचल होनी बंद हो जाती है। वो तीनों धर्मगुरु अपने आसपास देखने लग जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी कुछ हलचल होती हुई नजर नहीं आती है। ग्रेवयार्ड कोठी में एकदम से सन्नाटा छा गया था। वो तीनों धर्मगुरु देखते हैं कि ग्रेवयार्ड कोठी काफी बड़ी थी। ईसाई धर्मगुरु कहते हैं, वो यक्षिणी है तो यहीं पर, मुझे अभी काली शक्ति का एहसास हुआ था, पर वो छुप गई है। हम तीनों को उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, वो भी अलग अलग दिशा में, ताकि वो जल्दी मिल सके। एक बार वो मिल जाए फिर वो हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी। बाकी के 2 धर्मगुरु भी ईसाई धर्मगुरु की बात मान जाते हैं और वो तीनों ही हॉल में ही अलग अलग दिशा में जाते हुए यक्षिणी को ढूंढने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिस कारण जरा भी कोई हलचल होती थी तो वो आहट गूंजने लग जाती थी। वो तीनों धर्मगुरु नीचे तल पर जितने भी कमरे थे सब में जा रहे थे और यक्षिणी को तलाश कर रहे थे। तीनों धर्मगुरु ने अपना लॉकेट आगे करके रखा हुआ था, ताकि जैसे ही उसमें मूवमेंट हो तो वो समझ जाए कि यक्षिणी वहां पर है। हिंदू धर्मगुरु अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यक्षिणी तुम जहां भी हो हमारे सामने आ जाओ, इस तरह हमारे साथ छल मत करो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ईसाई धर्मगुरु अपने कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, कम आउट यू इम्प्योर यक्षिणी, गॉड विल पनिश यू।
मुस्लिम धर्मगुरु जो किचन के अंदर यक्षिणी को ढूंढ रहे थे वो कहते हैं, ऐ बदनीयत यक्षिणी, तू यदि मेरी बात सुन रही है तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। बता मुझे तू कहाँ पर है, तुझे अल्लाह का वास्ता। वो तीनों धर्मगुरु अलग अलग अंधेरे कमरे में यक्षिणी की तलाश कर रहे थे कि तभी उन तीनों की मालाओं में एक साथ हलचल होने लग जाती है। उनकी मालाएं हिलने लग जाती हैं और वो उस हलचल का पीछा करने लग जाते हैं। पहले वो माला धीरे धीरे हिल रही थी, पर वो तेजी के साथ हिलने लग जाती है। वो तीनों धर्मगुरु जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे, उनकी मालाओं में और ज्यादा मूवमेंट होते जा रहा था। उन तीनों ने अपनी नजरें अपनी माला पर ही टिका दी थी, जिस कारण वो अपने आसपास देख ही नहीं पा रहे थे, बस माला को हिलते हुए देख उसका पीछा करते जा रहे थे। उन तीनों की मालाओं में इतनी तेज हलचल होने लग जाती है कि जैसे कोई उनकी माला को उनसे छीनने की कोशिश कर रहा हो। उन तीनों की माला एक दिशा की तरफ एकदम सीधी हो गई थी। वो तीनों धर्मगुरु अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी तीनों के सामने एक दरवाजा आता है जो कि बंद था, जिस कारण वो वहीं पर आकर रुक जाते हैं। जब वो तीनों अपना सिर ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि वो तीनों धर्मगुरु जिन्होंने यक्षिणी को अलग अलग दिशा में ढूंढना शुरू किया था, वो तीनों आखिर में एक ही दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए थे। उनकी दैवीय मालाएं उन्हें एक ही दरवाजे के पास ले आई थी। उस दरवाजे पर ही एक नंबर प्लेट लगी हुई थी। ईसाई धर्मगुरु प्लेट पर लिखे नंबर को पढ़ते हुए डर के साथ कहते हैं, रूम नंबर 666, ये तो शैतान का नंबर है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।